क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली डिपेंड करता है कि डिफरेंट जो है वो बेसिक फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं जो हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशंस को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स जो है या वो डिफरेंट वेज जो है हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशंस को, या जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एनालिसिस जो है वो बेसिकली हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास एनालिसिस जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो था वो क्वालिटेटिव एनालिसिस था और सेकंड वन जो था क्वांटिटेटिव एनालिसिस था। ठीक है, एनालिसिस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? 2 टाइप्स के होते हैं, या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड वन जो एनालिसिस हमारे होते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो बेसिकली 2 टाइप्स के एनालिसिस के साथ डील करते हैं, और वो एनालिसिस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होंगे या फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का अगर हम देखें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन से होते हैं, तो ऐसे एनालिसिस जिसके अंदर ये हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे पास सैंपल है उस सैंपल के अंदर क्या है कि कौन कौन से जो है वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन सी स्पीशीज़ मौजूद है या कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर, वो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। लाइक अगर आपको कोई भी वाटर सैंपल दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इस सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद है, तो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर आर्सेनिक मौजूद है, लेड मौजूद है, या कोई भी इम्प्यूरिटीज जो है वो जो इसके अंदर या कंपाउंड जो भी इसके अंदर मौजूद है, तो वो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेगा। सेकेंड हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्या कि क्वांटिटी या जो भी हमारे पास सैंपल है उसके अंदर से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करना, या उनकी अमाउंट फाउंड आउट करना, या उनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना कि कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट हमारे सैंपल के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितने अमाउंट के अंदर मौजूद है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जितने भी एनालिसिस आते हैं यूजुअली वो 2 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं कि या तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं या फिर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो गिवन सैंपल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा गिवन सैंपल है उस गिवन सैंपल के अंदर जो है स्पेसिफिक एलिमेंट की, स्पेसिफिक कंपाउंड की या स्पेसिफिक कंपोनेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी अमाउंट मौजूद है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारा एनालिसिस जो है वो उसी वक्त सक्सेसफुल होते हैं जब हम कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर वो रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेट हों या प्रिसाइज हों। अगर हमने जितने भी एनालिटिकल एनालिसिस के अंदर हम वैरायटी ऑफ द डिफरेंट सैंपल्स के साथ जो हम डील करते हैं, अगर हमारे रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट ना हो या फिर इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहें कि प्रिसाइज ना हो, तो हमारे पास जितने भी हमने जो है वो सैंपल जो है जो भी एनालाइज किए हुए या जो भी हमारे एनालिसिस है या जो भी हमारा जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है किसी भी सैंपल को एनालाइज करने के लिए, तो अगर हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट या प्रिसाइज नहीं आते तो वो रिजल्ट हमारे पास वैलिड नहीं होते। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसिजन क्या होती है। तो हम जितने भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एनालिसिस करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स के लिए 2 क्राइटेरिया हम लाजमी रखते हैं कि या तो हमारे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हो या फिर हमारे रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज लाजमी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसाइज, और जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो बेसिकली 2 डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको समटाइम ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। और समटाइम ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है कि हो सकता है वो डाटा जो है वो एक्यूरेट हो लेकिन वो प्रिसाइज ना हो, और समटाइम ये हो सकता है कि जो भी हमारे पास डाटा आया है या जो भी हमारे पास एनालिसिस है उसके जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं वो प्रिसाइज हो, वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट ना हो। तो बेसिकली हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देन हम एक सूटेबल एग्जांपल देखेंगे और जिससे हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक्यूरेसी बेसिकली है क्या। अगर मैं एक्यूरेसी की आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं, एक्यूरेसी में डिफाइंड एज द कंकॉर्डेंस between the measured value and the true value. Accuracy may defined as the concordance between the measured value and the ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं,
ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मीन्स लाइक दैट अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं जिसके आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो इतने आने चाहिए, ठीक है, या इस ये वैल्यू जो है इतनी, एक मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ये है, इस प्रोबेबल वैल्यू के क्लोज अगर हमारे रिजल्ट आएंगे तो वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट आएगा। लेकिन जितना वो रिजल्ट हमारा उस ट्रू वैल्यू से, उस प्रोबेबल वैल्यू से जो है वो मतलब ज़्यादा आती है वैल्यू या कम आती है, तो इट्स मीन जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी एक सिंपल एग्जांपल देखें कि लाइक दैट अगर हम कहते हैं, अच्छा इसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक क्रूशिबल है, ठीक है, क्रूशिबल दिया गया है कि जिसका हमने क्या करना है, वेट करना है, और हम वेट करने के बाद हम जो है वो उसको कंपेयर करते हैं कि जो एक्चुअली इसका जो है वो ट्रू वैल्यू है उसके जो वेट की वो क्या है, और जो हमारे पास जो कि हमने इंस्ट्रूमेंट सॉरी लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो हमने उसका वे करके क्या किया है, उसको मेजर किया है, तो वो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। देन हम उन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइदर हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं, या जो हमारे पास में रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट है या नहीं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिसिजन क्या होती है, देन हम दोनों में एक्यूरेसी और प्रिसिजन को जो है वो रिलेट करेंगे विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। प्रिसिजन की पहले प्रॉपर वैल्यूज देख लेते हैं, देन मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर। प्रिसिजन डिस्क्राइब्स द क्लोजेस्ट ऑफ अप्रोच ऑफ डिस्क्राइब्स the closeness of describe the closeness of approach of replicates result replicate result to a common value results to a common value ठीक है। मीन्स क्या कि डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ अप्रोच ऑफ रेप्लिकेट रिजल्ट टू अ कॉमन वैल्यू। बेसिकली क्या होता है, प्रिसिजन में क्या होता है कि समटाइम हम क्या करते हैं, अपना जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं या भी सैंपल हम अपना एनालाइज कर रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट में जो है वो एनालाइज करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं कि हमने एक दफ़ा जो है वो उसकी रीडिंग ले ली, देन हमने सेकेंड टाइम रीडिंग ली, देन हमने जो है थर्ड टाइम सेम अंडर सेम कंडीशंस के अंदर, सेम पैरामीटर्स के अंदर, सेम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, या फिर हम ये कह लें कि सेम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि उसी प्रोसीजर को दोबारा हमने रिपीट किया और हमारे पास जो है वो रीडिंग्स आ गई। जब हमारे पास हम 2 to 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम हम जब रिपीट कर लेते हैं तो हम उन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। देन हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं क्या वो एक दूसरे से जो है वो क्लोजली रिलेट करती हैं या नहीं। अगर हमारे पास जो है वो जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक मीन पॉइंट के इर्द गिर्द ही जो है, या हम कहें कि कहीं पे एक ही डाटा के इर्द गिर्द वो स्कैटर कर रही है, क्लोजली रिलेटेड है, तो वो हमारा डाटा जो है वो प्रिसाइज कहलाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमने एक ही जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है या जो भी हमने एनालिसिस परफॉर्म किया है, जब हमने 2 टाइम 3 टाइम उसको रिपीट किया तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ जो है वो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और वो वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो इट्स मीन वो डाटा हमारा क्या होगा, प्रिसाइज डाटा नहीं होगा। अब यहाँ पे हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक दैट अगर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक क्रूशिबल है जिसका हमने क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। वेट किया, उसका वेट करने के बाद हमने क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, या हम ये कहते हैं कि 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं या 5 एनालिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया कि क्रूशिबल है उसको यूज़ करते हुए क्या किया है कि उसका वेट करना है। उस क्रूशिबल का जो एक्चुअल वेट है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि उसकी ट्रू वैल्यू है क्रूशिबल की, मीन्स के जो एक्चुअल उसका वेट है वो है 9.247 9.2474, ठीक है। अब जो एक्यूरेटली अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये, अब जब हमने क्या कहा कि क्या किया गया है, 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया कि उसका वेट जो है वो मालूम किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो है वो उसको वे किया, तो हम कहते हैं कि जो वेट ऑफ द क्रूशिबल जो फर्स्ट स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया वो उसके पास क्या आया, 9.2463। सेकेंड ने जो फाइंड आउट किया वो 9.2480 9.2477, और उसके बाद नेक्स्ट ने जो किया 9.42489,
89, ठीक है, और 9.245, ठीक है। अगर हम इसका सारे का डाटा का एवरेज लेते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास कितनी आती है, 9.2473 आती है। इसी तरह से सेट बी है, जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट एनालिस्ट ने जो है वो क्या किया, उस क्रूशिबल का जो है वो क्या किया, वेट जो है वो फाइंड आउट किया। उनके पास जो उनके जो रीडिंग्स आई हैं वो कुछ इस तरह से आई, 9.2483, ठीक है, 9.24 83 818480 818480 एंड देन 83, ठीक है। और जो अगर हम इस सारे डाटा की एवरेज लें, जिसमें हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 5 पे डिवाइड करें, तो हमारे पास कितना आता है, 9.2482, ठीक है। अब ये जो है वो क्या है, बेसिकली एक ही सेम क्रूशिबल है, जिसकी जो है वो एक हमने एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो उसको मैयर करके हमने क्या किया, उसकी जो है वो हमने वेट फाइंड आउट किया, तो हमारे पास क्रूशिबल का ये आया। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है, जब जो है वो उसी क्रूशिबल का वेट ऑफ द क्रूशिबल जो है वो फाइंड आउट किया, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो फाइंड आउट किया, उनके पास जो वेट आया वो कुछ इस तरह से जो है वो क्रूशिबल का वेट आया। मीन्स क्या क्या कि किस वजह से, अगर हम ये कह सकते हैं कि एरर जो है या ये वैल्यू के अंदर चेंज आता है, तो हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल एरर या मैनुअल हैंडलिंग की वजह से भी जो है वो कुछ समटाइम जो है वो एरर्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैल्यूज़ जो है वो चेंज आई है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करें कि इनमें से जो हमारे पास डाटा आया है, जिनकी हमने एवरेज वैल्यूज़ निकाली हैं, इनमें से जो है हमारे पास एक्यूरेट डाटा कौन सा है और प्रिसाइज डाटा कौन सा है। तो अगर हमने सबसे पहले एक्यूरेसी देखनी है, तो अगर हम देखें कि हमने दोनों डाटा की जो है वो एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पे हमारे पास इसकी 9.247 आई है और यहाँ पे हमारे पास इसकी 9.2482 आई है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें, तो इस वैल्यू के कंपेयर में और इस वैल्यू के कंपेयर में जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, वो हमारे पास सेट ए की वैल्यू जो है वो क्लोज है। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ए के रिजल्ट्स की जो एवरेज वैल्यू आई है, वो क्या है, हमारे पास एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास सेट बी के हमने जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने जो है मैयर किया, देन हमने उसका एवरेज ले लिया, तो उसकी जो हमारे पास रिजल्ट आया है इस वैल्यू के कंपेयर में और इस वैल्यू के कंपेयर में डिफरेंस ज़्यादा है, तो इट्स मीन ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एक्यूरेट नहीं है। हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो आइदर प्रिसाइज है या नहीं है। तो प्रिसाइज के अंदर हमने क्या कहा कि जो हम रेप्लिकेट वैल्यूज़ लेते हैं, उनके दरमियान क्लोजनेस को हम चेक करते हैं कि वो वैल्यूज़ जो है वो कितनी एक दूसरे से क्लोज हैं या एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द कितना जो है वो एरिया के अंदर वो स्कैटर होती है। अगर हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कंपेयर करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें 6.3 आई है, देन सेकेंड हमारे पास 8.0 है, फिर 7.7 है, देन 8.9 है, तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान है। अगर हम यहाँ पे देखें 83 9.2483 आई है, 9.2481 है, 9.2484 है, तो इसके कंपेयर में क्या है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू दीज वैल्यूज़ के। तो इट्स मीन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, ये हमारे पास ज़्यादा क्या है, प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। ये हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, इनकी किसी एक मीन वैल्यू के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि क्या है कि डाटा जो है वो ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में आए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। तो इट्स मीन हम ये क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो डाटा है वो ज़्यादा प्रिसाइज डाटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं, आइदर वो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या जो भी हमारे पास रिजल्ट आए हैं एनालिसिस के बाद, वो रिजल्ट जो हैं वो हमारे प्रिसाइज हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमने जो है वो एक्यूरेसी को कैसे एक्सप्रेस करना है और हमने जो है वो प्रिसीजन को जो है वो कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम जो है वो एब्सोल्यूट एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो भी हमारा डाटा आया है उसका एब्सोल्यूट एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके दरमियान और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, उन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस आया है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, या फिर वो क्या कहलाएगा, मीन एरर कहलाएगा, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर जो है वो फाइंड आउट करके देन हम जो है वो अपनी जो भी सैंपल आता है, जो भी हमारे पास रिजल्ट होते हैं, उनकी जो है हम रिलेटिव एक्यूरेसी या फिर हम उसका जो है वो रिलेटिव एरर जो है फाइंड आउट करते हैं कि जितना भी हमने अपना रिजल्ट फाइंड आउट किया तो उसका जो है वो उसकी रिलेटिव एक्यूरेसी कितनी है, या जो उस वैल्यूज़ के अंदर जो है वो एरर आ रहा है, मीन्स ट्रू वैल्यू के दरमियान और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो हम रिलेटिव एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का जो है वो रिलेटिव एरर या रिलेटिव एक्यूरेसी देखें तो हमारे पास किस तरह से आएगी, वो हम कहते हैं रिलेटिव एक्यूरेसी, ठीक है, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं रिलेटिव एरर भी कहते हैं। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या है, जितना भी एब्सोल्यूट एरर आता है, ठीक है, जितना एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, आएगा, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टू वैल्यू से, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाता है, ठीक है, रिलेटिव एक्यूरेसी या फिर हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाता है। अगर हम इन दोनों का डाटा ए और डाटा बी का रिलेटिव एरर और रिलेटिव एक्यूरेसी देखें तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसमें को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे कि जो भी इसकी ट्रू वैल्यू है उसके ऊपर हम उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट रिलेटिव एक्यूरेसी आ जाएगी। अब लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि हमारे पास जो रिजल्ट ए है रिलेटिव, उसकी रिलेटिव एक्यूरेसी हमारे पास कितनी आती है, डेटा ए की जो हमारे पास आएगी वो बेसिकली आई है -0.00 सॉरी 0001 ओवर 9.274 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप ये करेंगे, आपके पास ये क्या आ जाएगा, जो भी एरर है वो आपके पास 0.01 पीपीटी। इसी तरह से हम इसका करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना डिफरेंस आता है, इसमें से अगर हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस 0.008 का जो है वो एरर आता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय हम इसी तरह से ट्रू वैल्यू से करेंगे 2474 मल्टीप्लाई बाय हम 1000 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी हमारा रिजल्ट है उनकी रिलेटिव एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है प्लस 2.086 पीपीटी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा आता है उसकी जो भी एक्यूरेसी के अंदर जो है वो एक्यूरेसी जो हम उसकी एक्सप्लेन करते हैं, या एक्यूरेसी जिस तरह से हम उसकी प्रेजेंट करते हैं, मेथड कहते हैं उसको एक्सप्रेस करने का, वो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमने प्रिसीजन देखा था। प्रिसीजन के जो एक्सप्रेस करने के जो मेथड होते हैं वो बेसिकली 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हम जो मेथड हमारे पास यूज़ होते हैं, फर्स्ट वन जो है वो रेंज होता है और एक सेकेंड वन जो है वो हम डेविएशन मेथड जिसको हम कहते हैं उसके ज़रिए जो है हम वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेंज बेसिकली क्या क्या, हम ये रेंज देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा डाटा आया है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और उसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जिसके दरमियान जो है हमारी सारी वैल्यूज़ आई हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, इस डाटा की रेंज देखें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू 9.2489 आई है और हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 9.2455 आई है। इट्स मीन ये हमारे क्या है, जो भी हमारा डाटा है जिसकी हम प्रिसीजन चेक करना चाह रहे हैं, जिसकी हम प्रिसीजन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इस रेंज के अंदर जो है वो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो क्या होता है कि ये वाला जो मेथड है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता और इन्फॉर्मेटिव नहीं होता, और बेसिकली जो रेंज का मेथड है हम वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो कम होती हैं, तो इसीलिए जो है वो इतना ज़्यादा रेंज वाला मेथड जो है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता। सेकेंड वन आ जाता है डेविएशन का। डेविएशन मेथड क्या होता है,
प्रिसिजन बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा एंड द एवरेज ऑफ द सेट। सेकेंड मेथड जो है वो डेविएशन होता है। डेविएशन बेसिकली हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस तरह से डेविएट कर रहा है, डिफरेंट जो वैल्यूज है उनके दरमियान कैसे डिफरेंस कर रहा है। तो हमारे पास जो डाटा आता है उसकी जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आती है उसमें से हम क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, डेविएशन जो है वो चेक कर लेते हैं। अब अगर लाइक मैं यहाँ पे करूँ तो इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, समथिंग 0.0010 जो है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा। इसी तरह हम जो है वो 9.2473 में से सब्ट्रैक्ट करके इसकी जो है वो एक डिफरेंस चेक कर लेंगे, डेविएशन चेक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि डेविएशन के अंदर जो है वो हम कोई साइन नहीं यूज़ करते, मतलब प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं हम यूज़ करेंगे। सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो कितना डेविएट कर रहा है हमारी जो एवरेज वैल्यू से, ठीक है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेविएशन के लिए वो क्या होता है, xi माइनस m। m यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है, एवरेज वैल्यू को, और एक्स आई जो है वो क्या है, ये जो आपकी 1 बाय 1 वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन वैल्यू से या जो एवरेज वैल्यू उससे, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि डेविएशन हमारा जो डाटा है, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से कितना डेविएट कर रही हैं वो हम इस फार्मूले से जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस तरह से हम अपने जो भी हमारे पास डाटा आता है उसकी हम एक्यूरेसी को जो है वो प्रिसिजन को जो है वो हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि डिफरेंट जो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं और उन जो हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं या जो भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं या फिर जो भी हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हम मोस्ट कॉमनली कैलकुलेशंस में जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के कौन कौन से बेसिकली यूनिट्स हैं या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम क्या किसके अंदर जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होती क्या है। ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपने यकीनन जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है पढ़ चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है वो यूनिट्स हैं जो हम पिछले जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनके अंदर जो है वो आप पढ़ चुके हैं। अब आज हम प्रॉपर उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और देन हम उनके जो है वो फार्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होती है कि जितनी हमारा पास जो सोल्यूट है वो हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद होता है वो हमारे उस सोल्यूशन की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम इन अदर वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन पर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। देयर आर मैनी वेज टू ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, सम ऑफ वेज आर डिस्कस हेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन पर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पर स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, जिसमें हम जो है फर्स्ट वन देखेंगे वेट बाय वेट परसेंट। जो हमारा फर्स्ट वे है वो क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। मीन्स क्या कि हम अक्सर अपनी कैलकुलेशंस के अंदर एनालिटिकल के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको अक्सर हमने क्या करने होते हैं कि परसेंटेज के अंदर जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो बनाने होते हैं। इसको हम इस तरह से भी जो है वो
एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो परसेंट सोल्यूशंस जो है वो हमने बनाने होते हैं। बेसिकली परसेंटेज सोल्यूशंस क्या होते हैं, द यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन इज ऑफन यूज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, टिपिकली एसिड और बेसिस के लिए जो है वो हम परसेंट सोल्यूशंस बनाते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि जो हमारे पास लैब के अंदर सोल्यूशन मौजूद है वो एसिड का अगर HCl का 37% है, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना 98% है, या किसी भी अमाउंट के अंदर जो है वो हमारे पास सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली एसिड और बेसिस के हम क्या करते हैं परसेंटेज के सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। परसेंटेज का जो बेसिकली फार्मूला है क्या है, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। और ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम परसेंट सोल्यूशन बना रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, वेट बाय वेट का। अब वेट बाय वेट क्या कि हमने यहाँ पर जो सोल्यूट लिया और जो सोल्यूशन लिया दोनों को हम ग्राम में ले रहे हैं, तो इसको हम वेट बाय वेट कहेंगे। समटाइम जो है वो हम परसेंटेज जो है हमारे पास वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी होती है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी होती है, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम में मीन्स क्या कि हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास सोल्यूट है वो ग्राम में हम लेंगे, और हमारे पास जो सोल्यूशन है अगर हम वो हम हमारे पास लीटर के अंदर या ml के अंदर है तो हम वॉल्यूम से। इसी तरह से अगर हमारे पास सोल्यूट भी जो है वो ml के अंदर है और वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो भी ml के अंदर है या लीटर के अंदर है, DM क्यूब के अंदर है या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, तो वो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब लाइक अगर हमें कहा जाता है कि हमने क्या करना है 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है वाटर के अंदर, तो हमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना रिक्वायर्ड होगा कि हम क्या कर सकें, उसका 10% सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं वेट बाय वेट का फार्मूला। अगर हम क्या है तो मैंने क्या करना है 10 ग्राम अगर मैं लूँ और मेरा जो टोटल बनेगा, क्योंकि हम परसेंट में बना रहे हैं 100 ग्राम, ग्राम से हमारे पास ग्राम कैंसिल, अगर हम 10 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 आ जाता है, ठीक है। इट्स मीन क्या कि हमने क्या करना है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका हमने क्या करना है, जो भी हमारा सोल्यूट है सोडियम क्लोराइड है, उसके हमने 10 ग्राम लेके उसको 100 ml वाटर के अंदर जो है वो 10 ग्राम हमने अपनी फ्लास्क के अंदर डाल के उसको जो है वो अप टू द मार्क जो है मेकअप कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज सोल्यूशन बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूनिट आता है जो हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो आता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारे पास क्या होते हैं हमेशा जो है वो ग्राम में आ जाएंगे, ठीक है, ओवर लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर के अंदर जो है वो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स हम क्या होते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है जिसका हम सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं उसका हमने क्या करना है, मास लेना है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, जो कि हमारे पास ग्राम पर मोल में होगा, ठीक है। ये हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, ग्राम से ग्राम का कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। तो
हम मोलैरिटी को इस तरह से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सिंपल हमें कोई क्वेश्चन दिया गया हो, लाइक हमें कहा गया हो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो 0.1 मोलर अज्ञा हमें एक आ जाए कि 24.5 ग्राम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, तो उसकी जो है वो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लाइक मैंने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, हमें कहा गया है कि 24.5 ग्राम सोडियम जो है वो डिजोल्व किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया है इन 1 लीटर में, ठीक है। हमने क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ, क्योंकि हम मोलैरिटी के लिए हमें क्या वॉल्यूम तो हमें लीटर 1 लीटर दे दिया गया है तो 1 पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी फाइंड आउट करने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब हमें मास कितना किया गिवन है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें मास गिवन है 24.5 ग्राम, मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, या फार्मूला मास 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 40 ग्राम, ठीक है, पर मोल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास को हम करते हैं 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम से ग्राम हम कैंसिल करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मोल में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, वॉल्यूम भी हमें जो है 1 लीटर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, वॉल्यूम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 लीटर वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगी, जो भी हमारे पास सोल्यूशन है उसकी हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मोलैलिटी, कि हमारे पास जो सोल्यूशंस होते हैं, समटाइम हम क्या करते हैं, मोलैलिटी के अंदर जो है वो अपने सोल्यूशंस बनाते हैं। मोलैलिटी हम देखेंगे कि मोलैलिटी क्या होती है और उसका बेसिकली फार्मूला क्या है। मोलैलिटी को हम जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम सेम इसी तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर है। मोलैलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है उसको हम केजी के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोलैलिटी का बनेगा फार्मूला, डेफिनेशन, वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसका अगर हम फार्मूला देख लें तो हमारे पास सेम इसी तरह से जैसे हमने मोलैरिटी का किया था, मोलैलिटी बेसिकली क्या होती है, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास क्या बनेगी, मास ऑफ सोल्यूट, नहीं सॉरी नंबर ऑफ, हाँ सॉरी मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी मोलैलिटी आ जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी, कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो सोल्यूशन है, अगर हमने कोई नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो नॉर्मल सोल्यूशन के लिए हम जो है क्या फार्मूला यूज करते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट हम नॉर्मेलिटी देखेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी को जो है वो हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मेलिटी बेसिकली इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जो है वो इसका फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, या फिर जिसको हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो हम क्या करेंगे लीटर में लेंगे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है, बेसिकली इक्विवेलेंट वेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के डिफरेंट वेज होते हैं। यूजुअली अगर हम कह रहे हैं कि कोई हम एसिड या बेसिस का बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास एसिड्स हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका हमने जो है वो नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको हम यूज़ करके हम उसका क्या करना चाह रहे हैं, नॉर्मल सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं। उससे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास उसका मोलर मास आता है उससे हम डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब लाइक अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस है वो 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर सिंपल हम पुट करके क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन है नॉर्मल सोल्यूशन है हम उसकी जो है नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन का, पीपीएम का, कि हम जो है वो पीपीएम सॉल्यूशंस किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम पीपीएम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पीपीएम का अगर हम फार्मूला देखें तो बेसिकली क्या होता है, मिलीग्राम ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मिलीग्राम ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या होगा, लीटर में होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पीपीएम सोल्यूशन कहलाएगा। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि हमने जो है वो 5 मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिसॉल्व किया है, ठीक है, इन 1 लीटर में, तो इस सोल्यूशन की जो हमारे पास कंसंट्रेशन बनेगी तो ये कितना होगा हमारे पास, 5 ppm। ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मैं 5 मिलीग्राम वे करूँगी, उसको 1 लीटर में डिसॉल्व करूँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा 5 ppm सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने क्या करना है, 2 ppm सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है सोडियम क्लोराइड का, तो मैं इसी तरह से क्या करूँगी कि 2 मिलीग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड के मेजर करके वे करके उसको क्या करूँगी, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर जो है वो डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेसिकली है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट हम यूज करते हैं वो हमारे पास आ जाता है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, जिसको हम पीपीबी कहते हैं। पार्ट्स बिलियन के अंदर फार्मूला जो है वो सिंपल पीपीएम की तरह ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये जो है और ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है उसके अंदर होती है। यहाँ पे आता है माइक्रोग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है, लीटर का, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास पीपीबी सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होने वाले यूनिट्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन का आता है या फिर मोल परसेंट का आता है, कि अगर जो है वो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि आप इस क्वेश्चन का जो है वो फाइंड आउट करें कि इनकी जो है वो मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है बेसिकली, क्या फार्मूला है उसका हम वो देखेंगे नेक्स्ट। मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट फ्रैक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट। मोल फ्रैक्शन को हम एक्सेड एंड मोल परसेंट, ठीक है, जिसको हम x% से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आता है कि किस तरह से जो है वो हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं कि हमने जो है वो एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है या हमारे पास एक मिक्सचर है या एक सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट जो है वो हमने सोल्यूट डिसॉल्व किए हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट्स के, डिफरेंट सोल्यूट्स हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, उनको हमने जो है वो क्या किया, मिक्स करके जो है वो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। दैन हम किसी स्पेसिफिक सोल्यूट की जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास सोल्यूट है उसकी हम जितना भी वो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के हमने ऐड किए हैं उसको हम क्या करेंगे, जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं उनके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स उनके बनते हैं, टोटल मोल्स बनते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से हम अगर करते हैं, अगर हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया। और अगर हमने परसेंट मोल फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कितने मोल परसेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, मोल परसेंट की फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है। अगर हम सिंपल इसकी एग्जांपल देखें, लाइक अगर हम कहें कि हमने कोई भी एक सोल्यूशन जो है वो मिक्स प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने जो है वो 1.0 मोल जो है वो HCl ऐड किया है, ठीक है, और मैंने जो है वो उसके अंदर 2.24 मोल जो है वो वाटर का ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं जो है वो HCl की मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मेरा पास क्या आंसर, किस तरह से मैं कैलकुलेट करूँगी, मेरे पास जो HCl के जो है वो मोल है 1.0 मोल, ठीक है, इसको डिवाइड करूंगी, मेरे पास कितना बनेगा 1.0 मोल ऑफ HCl प्लस 2.24 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। इसको अगर हम टोटल पे डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा कि जो हमारे पास HCl था उसके जो हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो हमारे पास उसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की परसेंटेज आ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें जो है वो हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स देखे कि कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट अपनी एनालिटिकल कैलकुलेशंस के अंदर जो है मोस्ट कॉमनली हम ये वाले यूनिट्स हैं जो यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट सोल्यूशंस का, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सैम्पल्स को एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट सोल्यूशंस बनाने के लिए, डिफरेंट स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बनाने के लिए इन यूनिट्स को जो है हम कॉमनली यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।